हेलो। बात करेंगे जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज हम अरावली भौतिक प्रदेश की बात करेंगे। और ये अरावली भौतिक प्रदेश वो हमारा रहेगा, कौन सा रहेगा? दूसरा रहेगा। तो बात करेंगे कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है। पहले तो इसकी टोटल लंबाई की बात करेंगे और वो है इसकी 692 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद इसके राजस्थान में कितनी लंबाई है, राजस्थान में कितनी है? तो राजस्थान में इसकी 550 किलोमीटर। कितनी? 550 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई। तो बात करेंगे अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई का राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग है। वो लगभग कितना है? 80% है। कितना है? 80% है। वैसे 79 पॉइंट कुछ है। तो अरावली पर्वतमाला की गुजरात जो शुरुआत है इसकी, वो कहाँ से हो रही है? मिनिकोय द्वीप से हो रही है। कहाँ से हो रही है? मिनिकोय द्वीप से। और मिनिकोय द्वीप कहाँ पर है? लक्षद्वीप पर स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला की स्थलीय भाग जो शुरुआत हुई है स्थलीय भाग में, वो हुई है गुजरात के पालनपुर से। कहाँ से? गुजरात के पालनपुर से। कौन सा पुर? पालनपुर, ये गुजरात में पड़ता है। और वहाँ से एक खिड़ ब्रह्मा से हुई है। कहाँ से हुई है? खिड़ ब्रह्मा से प्रारंभ होकर के रायसन्ना दिल्ली तक आई है। कहाँ तक आई है? रायसन्ना दिल्ली तक। और रायसन्ना पहाड़ी है वो हमारी दिल्ली में है। तो वहाँ पर क्या बना हुआ है? अपना प्रेसिडेंट हाउस बना है, जिसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति भवन कहते हैं। बात करेंगे राज्य में अरावली पर्वतमाला की शुरुआत वो हुई है, वो कहाँ से हुई है? राजस्थान में बात करें तो सिरोही से हुई है। और सिरोही कहाँ है? हमारी दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पर है? दक्षिण पश्चिम में। क्या? सिरोही। तो सिरोही से ये कहाँ तक गई है? सिरोही से प्रारंभ होकर सिगाना झुंझुनू तक आई है। कहाँ तक आई है? झुंझुनू तक। कहाँ तक आई है? झुंझुनू तक आई है। ठीक है, एक बार और देखें इसको, मोटी नज़र से देखेंगे, डिवीजन करें। कुल लंबाई की बात करें 692। राजस्थान में लंबाई की बात करें 550 किलोमीटर। राजस्थान में इसका कितना प्रतिशत भाग है? 80% भाग है। और कहाँ से हुई है? भारत में बात करें तो मिनिकोय द्वीप से। राजस्थान में बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी हुई है राजस्थान में शुरुआत सिरोही से। कहाँ से हुई है? सिरोही से। और कहाँ तक आई है? झुंझुनू तक। कहाँ तक आई है? झुंझुनू तक। स्क्रीनशॉट ले लें इसकी एक, देखते हैं। अब इसकी बात करेंगे अरावली की विशेषताएं। क्या? अरावली की विशेषताएं, ये हमारी अरावली की क्या रहेंगी? विशेषताएं। तो अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में विभाजन कर देती है। इसका राजस्थान का, ये हमारा राजस्थान है, ये यहाँ से यूँ बांटती है। ठीक है, यूँ ये क्या करती है? राजस्थान का विभाजन करती है। यह मरुस्थल के प्रसार को रोकती है। किसको? प्रसार को या मरुस्थल के मार्च को रोकती है। मार्च का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। यह मरुस्थल आगे की ओर बढ़ रहा है, वो इसी भाग से बढ़ रहा है। इसके उत्तरी भाग में का एक उत्तरी भाग की तुलना जो दक्षिणी भाग है वो अधिक इसका क्या है? चौड़ा है। यानी ये उत्तरी भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया, इसका चौड़ा है। बात करेंगे अरावली पर्वतमाला एक जल विभाजक का भी कार्य करती है। किसका काम करती है? जल विभाजक का। तो राजस्थान के अंदर जल विभाजक का दो चीज़ काम करती हैं। एक तो अरावली पर्वतमाला करती है, एक भौराट का पठार। कौन सा? भौराट का पठार। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के जो नदियों का विभाजन है, उस विभाजन को भी कौन करती है? ये अरावली पर्वतमाला करती है। यानी अरावली से इधर के पूर्वी की हैं वो उसमें चली जाती हैं बंगाली खाड़ी में, और पश्चिम की हैं वो अरब सागर में चली जाती हैं। ठीक है सर। पर्वतमाला मानसून के समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। और वो कौन से राजस्थान में वर्षा कम होती है? पश्चिमी राजस्थान में। बात करेंगे अगले बिंदु की, अगली विशेषता हमारी इस अरावली की, क्योंकि इस अरावली का जो विस्तार है, क्या विस्तार, वो कैसे ऐसा? इसका विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो रहा है। क्या हो रहा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार हो रहा है। अरावली पर्वतमाला की दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व की ओर इसकी क्या कम होती जा रही है? ऊंचाई, हाइट में कमी आ रही है।
लेकिन उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। सर वो तो स्वाभाविक चीज़ है, विपरीत होगी। यस सर। राजस्थान में इसके अधिकतम, जो राजस्थान के अंतर्गत है, वो सर्वाधिक नदियाँ अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं। लेकिन सभी नदियों का उद्गम अरावली से नहीं होता है, ये भी चीज़ स्वाभाविक है, क्योंकि सर्वाधिक नदियों का उद्गम तो अरावली से होता है, लेकिन यह नहीं कह सकते कि सभी नदियों का उद्गम अरावली पर्वतमाला से होता है। बात करेंगे अगली विशेषता की कि यह कैसी है, अवशिष्ट है। अवशिष्ट का मतलब होता है घिसा हुआ रूप। कैसा? घिसा हुआ रूप। इसकी तुलना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अल्पेशियन पर्वतमाला से हुई है। क्या? इसकी तुलना किससे की गई है? जो अमेरिका महाद्वीप में एक अल्पेशियन पर्वतमाला है, उससे इसकी क्या की गई है? तुलना की गई है। बात करेंगे अग्रिम बिंदु की। अरावली पर्वत है, वो माला है, वो कैसा है? एक बलन पर्वत है। कैसा पर्वत है? बलन का उदाहरण है। ठीक है, फोल्ड, ये हमारे क्या है? फोल्ड है। और इसकी आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। कैसी आकृति है? सर्पिलाकार। अबोल फजल ने कहा है, किसने कहा है? अबोल फजल ने इसकी तुलना अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की है? ऊँट की गर्दन से की है। किससे की है? जो कैमल होता है ना, उसकी गर्दन से की है। ऊँट को राज्य पशु घोषित किया गया है। वो कब किया गया था? 2014 में। कब किया गया था? 2014 में। अरावली पर्वतमाला में खनिजों की सर्वाधिक क्या है? प्रधानता है। अरावली पर्वतमाला में सर्वाधिक खनिज देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे राजस्थान की क्या कह सकते हैं हम? जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवन रेखा कहते हैं, लाइफ लाइन। क्या कहते हैं? लाइफ लाइन। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी है 930। कितनी है? 930। बात करेंगे, एक प्रश्न है इसमें कि अरावली पर्वतमाला में खनिजों की अधिकता है, सही है ऐसा? अरावली पर्वतमाला मानसूनों के समानांतर है, इस कारण राजस्थान में कम वर्षा होती है। अब इसमें ए और आर दोनों सही हैं, ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्यवस्था या व्याख्या नहीं करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा हमारा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, एक और इसमें देख लेंगे, इसी प्रकार का प्रश्न है। इस प्रश्न को एक बार ढंग से देख लें, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं कथन वाले। कि अधिक नदियों का उद्गम, अरावली पर्वतमाला पूर्वी भाग मैदानी है तो पश्चिमी भाग कैसा है? मरुस्थलीय। तो हमारे इसमें दोनों कथन कैसे हैं? सही हैं। दोनों कथन कैसे हैं? सही हैं। अगली विशेषता अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर हो रहा है इसका? उदयपुर में। कौन से पुर में? उदयपुर में। ठीक है। अरावली पर्वतमाला का कम विस्तार कौन सा नु? झुंझुनू। कौन सा नु? झुंझुनू में। अरावली पर्वतमाला की सबसे उच्च चोटी कौन सी है? माउंट आबू। कौन सी है? माउंट आबू। और निम्न पुष्कर झील कौन सी है? पुष्कर झील वो कहाँ है? अजमेर में। और माउंट आबू कहाँ है? सिरोही। कौन सी रोही? सिरोही। ठीक है। बात करेंगे अरावली की जो चोटी हैं, तो उत्तरी अरावली में और मध्य अरावली में और दक्षिणी अरावली में, तो तीनों भागों की बात करेंगे। तो औसत ऊंचाई कितनी होनी चाहिए इसकी? 50 से 50 मीटर। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? वो है 550 से 500 मीटर। और इसकी 1000 तक। ठीक है। तो इसमें चोटी की बात करेंगे हम तीनों में। तो रघुनाथगढ़ कहाँ पर है? उत्तरी अरावली की चोटी है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1055। वो कहाँ है? सीकर में। एक है खो, वो कहाँ पर है? जयपुर में, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो वो है 920। फिर है मध्य अरावली की बात करें तो गौरमजी टोडगढ़, वो कहाँ पर है? ब्यावर में, 934। तारागढ़ अजमेर 870 या 72 या 73, कोई भी पूछ सकता है। वो कहाँ पर है? तारागढ़ अजमेर। बात करेंगे गुरु शिखर। कौन सी शिखर? गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी अरावली की यही है, 1722। फिर बात करेंगे शेर की। किसकी? शेर की। तो 1597। कहाँ पर? सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसकी। बात करेंगे भौरच अलवर 792। बरवाड़ा जयपुर ग्रामीण में 786। बाबई नीम का थाना 780 मीटर। बिलाली 774। मनोहर थाना जयपुर ग्रामीण में कितनी है? 747। बात करेंगे दिलवाड़ा सिरोही की 1442।
जरगा पहाड़ी उदयपुर में 1431, अचलगढ़ सिरोही में 1380, आबूखंड सिरोही 1295, कुंभलगढ़ राजसमंद में 1224 स्क्रीनशॉट ले लें। इसकी एक बात करेंगे दक्षिणी अरावली की, जो छोटी है उनकी ट्रिक की बात करेंगे। तो ट्रिक क्या रहेगी हमारी, बहुत ही शानदार ट्रिक है कि गुरु से जरा आशा रखो, गुरु से क्या रखो, जरा आशा रखो। और कुंभ ऋषि कमल सज्जन, गूते गुरु शिखर 1722, सेते शेरगढ़ 1597, दिल से दिलवाड़ा 1492, जरगा 1431, आशा ते अचलगढ़ 1380, सा आबू खंड 1295, कूते कुंभलगढ़ 1224, ऋषिते ऋषिकेश 1017, कमल से कमलनाथ 1000, सज्जनगढ़ 938। ये हमारे बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो क्लास को आगे तक शेयर करें ज़रूरतमंद लोगों के पास। बात करेंगे उत्तरी अरावली की। क्या हमारी उत्तरी अरावली, तो आबूखंड हो गया हमारा, ये पश्चिमी बनास नदी हो गई, ये सामरवती हो गई, ये दक्षिणी अरावली होगी हमारी, ये मध्य अरावली और ये उत्तरी अरावली है। ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, यहाँ ये सांभर क्षेत्र है, ये सिंघाना झुंझुनू है, यहाँ तक है झुंझुनू तक। ये सोम नदी है यहाँ पर, ये बेड़च है जो देवगढ़ राजसमंद में, वह मेवाड़ का पठार, ये भौराट का पठार। उत्तरी अरावली की जो पहाड़ियाँ उन्हें शेखावाटी पहाड़ी, रिंगस पहाड़ियाँ, श्री माधवपुर की पहाड़ियाँ, तोरावटी और मालखेत। कौन सा खेत, मालखेत। बात करेंगे यह सांभर बेसिन की, किसकी, सांभर बेसिन। कौन सी बेसिन, सांभर बेसिन। वो कहाँ तक है, सिंघाना झुंझुनू तक। पहाड़ी की बात करें तो शेखावाटी कहाँ पर है, सीकर में। रिंगस की पहाड़ी वही सीकर खाटू श्याम वाली, तोरावटी सीकर, मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर, श्री माधवपुर की पहाड़ियाँ। देखियो ध्यान रखना, श्री माधवपुर और सवाई माधवपुर, ये श्री माधवपुर की पहाड़ियाँ वो है नीम का थाना। कहाँ पर, नीम का थाना नया जिला बनाया ना, वहीं पर है। उत्तरी अरावली में क्या पाया जाता है, क्वार्टजाइट और पाइलाइटस की चट्टानों से मिलकर के बनी हुई हैं क्या, ये पहाड़ियाँ। यहाँ क्रास्का और कांकनवाड़ी का पठार है, और क्रास्का कांकनवाड़ी का पठार कहाँ पर है, वो अलवर में। कौन सी बार, अलवर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करेंगे मध्य अरावली। कौन सी अरावली, मिडिल अरावली। इसका विस्तार सामर यानी सामर झील से पश्चिम से देवगढ़ तक है। कहाँ पर है, देवगढ़ तक। देवगढ़ कहाँ पर, राजसमंद में। इसमें मेवाड़ की पहाड़ियाँ तथा मारवाड़ को अलग करती हैं, जिनका विस्तार अजमेर, बयावर नया जिला बनाया राजसमंद तक है। यह अरावली की सबसे सकरा भाग है। कौन सा, मध्य अरावली वाला। मध्य अरावली में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, अंतराल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंतराल। ठीक है। कौन सी अरावली, दक्षिण अरावली की बात करेंगे अब हम। हाँ, कौन सी वाली, दक्षिणी अरावली। इसको दो भागों में विभाजित कर किया गया है, एक तो मेवाड़ का पठार, एक आबूखंड। तो मेवाड़ के पठार, इसका प्रवाह क्षेत्र नदियों का बहाव समानांतर तथा दक्षिणावर्ती है। किसका, मेवाड़ के पठार का। इस मेवाड़ के पठार से भारत और राजस्थान का जल विभाजक रेखा दक्षिण से होकर के गुजरती है, दक्षिण पश्चिम की से उत्तर पूर्व की ओर चली जाती है। ठीक है सर। भौराट का पठार भी एक जल विभाजक का क्या करता है, कार्य करता है। बात करेंगे लसमड़िया का पठार। पहले ये उदयपुर में आता था, अब कहाँ पर आता है, ये सलूम्बर में। कौन से बर में, सलूम्बर में। सलूम्बर नवीन डिस्ट्रिक्ट बनी हुई है, उसी में आता है। मेवाड़ के पठार की सबसे ऊंची चोटी है तो वो ही है, कौन सी, जरगा। कौन सी गाय है, जरगा। किसके, मेवाड़ के पठार की। ठीक है। बात करेंगे आबूखंड। आबूखंड कहाँ है, सिरोही। माउंट आबू, आबू सिरोही। इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंची, 1722 मीटर ऊंची। अगर इसके ऊपर दत्त ऋषि का मंदिर बना दिया जाए तो ये हो जाती है 27। कितनी हो जाती है, 22 की जगह 27। ठीक है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है तुम्हारी गुरु शिखर। सब गुरु तो पहले ही बड़े होते हैं। और इस बारे में कमेंट किया है अंग्रेजी ने, जैसे जो हैं कर्नल जेम्स टॉड। तो क्या कहा है,
संतों का शिखर। किसे? गुरु शिखर को। यह पठार 19 किलोमीटर लंबा है, 8 किलोमीटर क्या है? चौड़ा है। इस पठार पर ननटॉक, टोडरॉक जैसी आकृति की क्या पाई जाती हैं? चट्टानें। इससे पर राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का है। कौन सा है? उड़िया का। और उड़िया का पठार कहाँ है? रोही। कौन सी रोही? सिरोही। बात करेंगे प्रमुख पठार और पहाड़ियाँ। तो भौराट का पठार ये कहाँ से कहाँ तक है? गोगोंदा से लेकर के कुंभलगढ़ तक। और गोगोंदा कहाँ है? उदयपुर में। और कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। इसका क्या है? विस्तार है। किसका? भौराट का पठार। बात करेंगे भौमट का पठार, ये सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर में इसका विस्तारित रूप है। बात करेंगे भाकर, ये सिरोही में उबड़ खाबड़ भाग, सिरोही में उबड़ खाबड़ भाग को क्या कहते हैं? भाखर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाखर कहते हैं। ठीक है सर। देसारों का पठार, ये दो पहाड़ी हैं, एक एरी एक एरी। ये पहाड़ी हो गई, एक ये जरगा हो गई, ये रागा पहाड़ी होगी। ठीक है सर। अब इसके मध्य में एक हरी घास और लगा दें। ये हमने क्या लगा दी? घास लगा दी। तो जो जरगा और रागा पहाड़ी के बीच में हरा भरा भाग है, इसे हम क्या कहते हैं? देसारों का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? देसारों का पठार कहलाता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेने इसकी भी। बात करेंगे गिरवा, तो गिरवा यह पहाड़ों की मेखला कहते हैं इसको। किसको? गिरवा को। ठीक है। छप्पन का पठार, तो छप्पन का पर्वत कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। और छप्पन की पहाड़ियाँ बालोतरा में पहले आती थी, ये बाड़मेर में। कौन सी मेर में आती थी? बाड़मेर में। ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट भंवर माता की पहाड़ी कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। बिजराल, दिवेर और खमनौर ये कहाँ पर है? राजसमंद में। ठीक है। बात करेंगे सुंडा पर्वत, रोजा भाकर। जहाँ भाकर आ जाए तो आप समझ लेना पहाड़ी का नाम पहाड़ी का नाम और प्लस भाकर आ जाए। क्या आ जाए? भाकर आ जाए तो समझ लेना वो कहाँ पर मिलेगी हमें? जालौर में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? जालौर में। जैसे देख सकते हैं रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर और जसवंतपुरा की पहाड़ी कहाँ पर हैं? लौर। कौन सी लौर? जालौर। गोरिया पहाड़ी, पाली। कौन सी पहाड़ी? गोरिया पहाड़ी। बात करेंगे बीजासण का पर्वत। कौन सा? बीजासण का पर्वत। कौन सा बाड़ा? भीलवाड़ा। कौन सा बाड़ा है मित्रों? ये भीलवाड़ा है सा। एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहें इसकी प्रत्येक डिस्प्ले की। बात करेंगे नागपाड़ और रत्नगिरी पहाड़ी, अजमेर। ऊपर माल का पठार बिजौलिया से लेकर के भैंसौरगढ़ कहाँ है? चित्तौड़ में। और बिजौलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में। इसका क्या है? विस्तार है। कौन सा पठार? ऊपर माल का पठार। ऊपर माल के पठार से ही घोड़ा पछाड़ नदी निकलती है। बात करेंगे मैसा पठार, मैसा और धौराजी का पठार ये चित्तौड़गढ़ में। बात करेंगे पिंडमान पठार, राजसमंद। कौन सा संबंध? राजसमंद। बात करेंगे नानी और शेरनी की पहाड़ी, नानी और शेरनी की पहाड़ी में है क्या? पहाड़ी। टोडगढ़ ब्यावर में है। पहले कहाँ पर आती थी? ये अजमेर में आती थी। अब कहाँ पर है? टोडगढ़ ब्यावर में। ध्यान रखना, बहुत एक बिल्कुल न्यू चल रही है, अपडेट चल रही है ज्योग्राफी। देवगिरी पहाड़ी दौसा, कहाँ पर है? दौसा में। झालाना पहाड़ी, मोती डूंगरी पहाड़ी और गणेश डूंगरी कहाँ पर है? ये जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। बात करेंगे बैराट की पहाड़ी, तो कोटपुतली, ये जयपुर से बना है, नवीन जिला कोटपुतली भैरव वाला। ठीक है। तो बैराट की पहाड़ी कोटपुतली में आ गई है। पहले कहाँ पर आती थी? ये जयपुर में आती थी। कहाँ पर आती थी? जयपुर में। ठीक है। वही बैराट है जहाँ से बाढ़ गंगा निकलती है। कौन सी गंगा निकलती है? बाढ़ गंगा निकलती है। कौन सी गंगा? बाढ़ गंगा। हर्षनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी वो कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर? अलवर में। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी हर्षनाथ की पहाड़ी आए तो अलवर, और हर्ष की पहाड़ी पूछे तो वो है सीकर। हर्ष की पहाड़ी सीकर और हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर। स्क्रीनशॉट लेना इसी की। करेंगे तू मेरा नाल है, अर्थात नाल और दर्रे। ठीक है। छुप छुप के जाते हैं ना नाल दर्रों से, तो उन्हीं नाल दर्रों की बात करेंगे।
जिन्हें कहते हैं पगलिया झीलवाड़ा की नाल और देसुरु की नाल और सोमेश्वर की नाल। कौन सी नाल में? पाली जिले में। कहाँ पर है ये नाल? पाली जिले में। बात करेंगे बरदर्रा, पाखेरिया, सुर्रा घाट, शिवपुरी घाट। कौन सी बार? ब्यावर। कहाँ पर है ये? ब्यावर में। पहले यहाँ क्या आती थी? अजमेर आती थी। पहले क्या आती थी यहाँ पर? अजमेर। लेकिन अब ये किस में आती हैं? ब्यावर में, नवीन डिस्ट्रिक्ट बनने के कारण। गौरम घाट और खामली घाट ये राज्य संबंध में ही है। कहाँ पर है? राज्य संबंध में। बात करेंगे फुलवारी की नाल। पहले भी उदयपुर में थी, अब भी उदयपुर में है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है। कौन सी? उदयपुर की नाल। उदयपुर की नाल कौन सी है? फुलवारी की नाल। ठीक है। हल्दी घाटी की नाल ये राज्य संबंध में है और यहाँ पर सर्वाधिक क्या मिलते हैं? चंदन के वृक्ष। क्या मिलते हैं? चंदन के वृक्ष। बात करेंगे कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरती है। भाई साहब जिले भी तो पूछ लेता है, ये कौन कौन से ज़िले से गुजर रही है और उत्तर से दक्षिण जिलों को क्रम में लगाई है अरावली पर्वतमाला पर, इस प्रकार भी पूछ लेता है। तो उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, शैलुम्बर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। कौन सा संबंध? राज्य संबंध। कौन सी ली? पाली, बाड़ा, भीलवाड़ा, ब्यावर, मेर, अजमेर। दूदू सबसे छोटा जिला नवीनों में पूछा जाए तो सबसे छोटा जिला ये नवीन जिलों में पूछा जाए। लेकिन इससे पहले छोटा जिला क्या था? वो था आपकी धौलपुर। कौन सी पेर? धौलपुर। जयपुर और जयपुर ग्रामीण, अलवर, कोटपुतली, बहरौड़, खैरथल, सीकर, नीम का थाना और झुंझुनू। झुंझुनू तक ही तो जाती है अरावली पर्वतमाला, सिगाना झुंझुनू तक। ओके। बात करेंगे पूर्वी राजस्थान। अब हम किसकी बात करेंगे? पूर्वी राजस्थान की। कौन सा राजस्थान? पूर्वी राजस्थान या पूर्वी मैदान। ठीक है। तो हमने दो विभाजन पढ़ लिए हैं, पश्चिमी वाला और मध्य अरावली वाला, और ये अब आ गया पूर्वी, और एक और रह गया फिर हाड़ौती वाला। ठीक है, दक्षिण पूर्वी मैदान। तो बात करेंगे कि अरावली पर्वतमाला तथा हाड़ौती प्रदेश के पूर्वी मैदान हैं, यानी जो अरावली पर्वतमाला है, जैसे कि ये हमारी अरावली पर्वतमाला हो गई और इधर हाड़ौती हो गया, तो इसके बीच में जो भाग है उसे क्या कहते हैं? पूर्व का मैदान कहते हैं। ठीक है सर। यह 50 सेंटीमीटर तथा 75 सेंटीमीटर संपर्शा रेखा के मध्य में स्थित है। क्या? पूर्वी मैदान। बहुत बढ़िया। और क्या है आगे? और ये कह रहा है कि पूर्वी मैदान का ढाल है, जो इसका ढलान है वो कैसा है? पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर है। ओके। गंगा व यमुना इसकी क्या है? सहायक नदियों के द्वारा निर्मित भाग है। क्या? पूर्वी मैदान। निर्मित कैसे हैं? कि नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा के लाई जाती है, वो मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी तो होती है, लेकिन वह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ भी होती है। क्या होती है? उपजाऊ भी होती है। सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि भी होती है। तो उपजाऊ होगी तो कृषि योग्य भूमि तो होना ही स्वाभाविक है। और जहाँ सर्वाधिक कृषि फसल होंगी तो वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या भी पाई जाएगी। तो अन्य प्रदेशों की अपेक्षा सर्वाधिक जनसंख्या किस प्रदेश में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है पूर्वी मैदान। कौन से दान में? पूर्वी मैदान। ठीक है। बात करेंगे अग्रिम बिंदु की। ठीक है। बात करेंगे पूर्वी मैदान के निम्न भागों में बांटा गया। निम्न भाग कौन कौन से है? वो पहला भाग है आपका जो है बनासवाड़ा गंगा का मैदान, दूसरा चंबल बेसिन और ये माही बेसिन। तो कौन सा? एक बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन। इसको कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में इसको बांटा गया है। बनास बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन। बात करेंगे बनास बेसिन की। तो बनास बेसिन को भी 2 भागों में बांटा गया, एक मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली वाला मैदान। ठीक है। मालपुरा टोंक में और करौली में। ठीक है सर। बात करेंगे, देखिए राज्य संबंध है हमारा, ये चित्तौड़गढ़ है, ये भीलवाड़ा है,
ये सापरा से नया जिला बना है, भीलवाड़ा से नया जिला बना है सापरा। ये केकड़ी ब्यावर से बना है, टोंक और सवाईमाधोपुर। ये यहाँ तक क्या है सब बनास बेसिन है। कौन सी बेसिन है? बनास बेसिन। देखते हैं अब आगे क्या होता है। मेवाड़ का मैदान, कौन सा मैदान? मेवाड़ का मैदान। इसका विस्तार राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में और सापरा में। ठीक है, तो खेराड़ सापरा से लेकर जाजपुर तहसील का क्षेत्र समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की औसत ऊंचाई की बात करें तो 280 से 400 मीटर है। कितनी है? 400 मीटर है। ठीक है, कितनी? 280 से 400 मीटर तक इसका क्या है? ऊंचाई सॉरी, ये 400 नहीं है, ये 500 मीटर है। ठीक है, यस। और करौली मारपुरा वाले की बात करें तो केकड़ी, टोंक, सवाईमाधोपुर, मालखेड़ा, टोंक क्षेत्र से विस्तृत समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो इसके 280 से 400 मीटर तक। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, अब बात करेंगे नए बिंदु की। ये हमारी बाणगंगा बेसिन। ठीक है, तो इसका विस्तार की बात करें, किसकी? विस्तार की। तो विस्तार कहाँ कहाँ है इसका? तो विस्तार एक कोटपुतली, जोधपुर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, दौसा में इसका क्या है? क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि बाणगंगा कहाँ से निकलती है? बैराठ की पहाड़ियों से, बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। वो बैराठ की पहाड़ी कहाँ पर है? फिर कोटपुतली में। कहाँ पर है? कोटपुतली में। ठीक है, बात करेंगे नए बिंदु की। ये चंबल बेसिन। तो चंबल नदी तथा इसकी सहायक नदियाँ, चंबल नदी के द्वारा अबनाल का अपर्दन का निर्माण किया जाता है। ठीक है सर, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि उत्खात भूमि अर्थात वेटलैंड भूमि हो जाती है और जो कृषि योग्य नहीं है। डगलैंड, करौली के पठार पर अनियमित आकार की पहाड़ियाँ को डगलैंड कहा जाता है। और चंबल नदी में गार्जों का निर्माण होता है जिसे अपर्दन से की गहरी व्यवस्था हो जाती है या अवस्था हो जाती है। चंबल नदी कोटा से यमुना नदी तक बीहड़ का निर्माण करती है। किसका? बेहड़ का। और इस बेहड़ क्षेत्र की लंबाई की बात करें तो वो है 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर, यस। और बात करेंगे हम इसी के बारे में, अभी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। माही बेसिन। कौन सी बेसिन? माही बेसिन। माही नदी का जो ढाल है, जो प्रमाणक है, 8 से 12 किलोमीटर है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है सर, माही नदी या माही बेसिन में महुआ के वृक्षों की प्रधानता सर्वाधिक, इस कारण इसे पुष्प प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्प प्रदेश। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन जिलों में ये नीचे बह रही है माही नदी। वो ये राजस्थान, गुजरात वाली, राजस्थान और गुजरात वाली। ठीक है, यस। बात करेंगे अग्रिम बिंदु की। ये देखो माही नदी, तो माही बेसिन लाल नोमी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यह बेसिन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं? से आदिवासियों द्वारा पेड़ पौधों को काटकर या जलाकर भूमि को खाली कर लिया जाता है और उसी जगह 2 या 3 वर्ष क्या की जाती है? कृषि की जाती है। ठीक है, क्या की जाती है? कृषि की जाती है। उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। कौन सी? स्थानांतरित कृषि। ठीक है, देख सकते हैं यू आकार से बह रही है, यानी यह भी कहा जाता है कि यह नदी दक्षिण से प्रवेश करती है, दक्षिण में ही चली जाती है। यस, ये बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर और ये गुजरात। तो बात करेंगे यहाँ 56 नालों का समूह है। तो इसे क्या कहते हैं? 56 का मैदान भी कहते हैं जी। और ये कर्क रेखा को काटती है कितनी बार? 2 बार। कितनी बार काटती है? 2 बार। तो इसकी आकृति कैसी आ जाती है? उल्टे यू आकार की, अंग्रेजी के उल्टे यू आकार की। ठीक है, बात करेंगे पूर्वी मैदान के जो निम्न जिले हैं वो कौन कौन से? अलवर है, भरतपुर डीग नवीन जिला बना है, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाईमाधोपुर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, अजमेर, बांसवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा, गंगापुर सिटी, खैरथल, ये भी नवीन जिले बने हैं तीनों। ये नीचे वाले, इधर केकड़ी भी नवीन बना है, जयपुर ग्रामीण और ये डीग, ये सभी नए जिले बने हुए हैं। देख सकते हैं दक्षिण पूर्वी या हाड़ौती प्रदेश। तो ये आ गया। अब देखो ये अरावली हो गई और ये
फर्स्ट भाग हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये वाला था ये हमारा तीसरा हो गया, और लास्ट ये बचा है चौथा विभाजन। ठीक है, तो ये विंध्याचल कगार भूमि इसी में आएगी, दक्कन का पठार, परवन, काली सिंध, चंबल नदी का भी कुछ भाग इसी में आएगा। ठीक है, बात करते हैं और चित्र के माध्यम से देखते जाएंगे और स्क्रीनशॉट लेते रहें। हाड़ौती प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी? काली। बात करें इसका ढाल, तो दक्षिणी उत्तर की ओर है, दक्षिण से किधर की ओर है? उत्तर की ओर। ठीक है, यानी इधर से इधर की ओर। ये मत कहना कि नदी इधर से ऊपर की ओर कैसे जा रही है, ऊपर की ओर कैसे जा रही है। यस, यह जलवायु मुखी क्रिया द्वारा निर्मित है, जिसके कारण मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो काली मिट्टी होगी तो का से काली और का से कपास। ठीक है, यह सोयाबीन की कृषि हेतु भी उपयोगी है, और यहाँ अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र भी पाया जाता है, जिसे कहते हैं सीमा भ्रंश घाटी। ठीक है, इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिले भी आते हैं, किसमें? सीमा भ्रंश घाटी के अंतर्गत। बात करेंगे इसकी कि इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, विंध्याचल कगार भूमि, इसमें अर्धचंद्राकार पहाड़ियों को शामिल किया गया है, नदियों से निर्मित और साबाद क्षेत्र। ठीक है, और दक्कन का पठार, गंधार प्रदेश और झालावाड़ का पठार। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार और बात करेंगे अगले बिंदु की। हाँ, विंध्याचल कगार भूमि, तो इसका विस्तार धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये अरावली पर्वतमाला तथा विंध्याचल पर्वत को दर्शाने वाली भौतिक इकाइयों, और इसके अंतर्गत क्या आता है? ऊपरमल का पठार। वो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, बिजोलिया, भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। ठीक है, इसको तीन भागों में बांटा जाता है। चंद्राकार पहाड़ी, देखो बूंदी में एक पहाड़ी है जिसका नाम संतूर की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 353, ठीक है, मीटर। रामगढ़ की पहाड़ियाँ 12 में हैं। भारत की फर्स्ट जियो हेरिटेज आकृति घोड़े की नाल यही है। कुंडाला पहाड़ी, मुकंदरा पहाड़ी, चांद पहाड़ी और चांद पहाड़ी 517 झालावाड़ में और गंधार प्रदेश। ठीक है, बात करेंगे अगले बिंदु की। स्क्रीनशॉट ले लें इसकी भी। एसएस बूंदी की पहाड़ियाँ, सबसे ऊंची चोटी है संतूर 353 मीटर। ठीक है, कुंडला पहाड़ी कहाँ पर है? कोटा में। मुकंदरा हिल्स पहाड़ी कोटा, झालावाड़। हाड़ौती क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी चांद पहाड़ी 517, वो कहाँ पर है? झालावाड़। और नदी निर्मित बेसिन, तो चंबल नदी की सहायक नदियों के द्वारा या चंबल के द्वारा निर्मित क्षेत्र होता है, वो नदी निर्मित क्षेत्र आ गया इसके अंतर्गत। साबाद क्षेत्र बारा का, जिसे उच्च भूमि क्षेत्र भी कहते हैं। बात करेंगे अगले बिंदु की। दक्कन का पठार, किसका पठार? दक्कन का पठार। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, दो भाग किए गए, गंधार प्रदेश, झालावाड़। ठीक है, तो झालावाड़ का दक्षिणी और पश्चिमी भाग जो समुद्र तल से 350 मीटर क्या है? ऊपर उठा हुआ है, उस प्रदेश का कहते हैं डांग गंधार प्रदेश कहते हैं। झालावाड़ का पठार झालावाड़ में स्थित है। बात करें, बहुत महीन बिंदु दिए गए। अब बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। सब कौन कौन से हैं सर? और पहले हम वो तो ट्रेक है वहीं की। ठीक है, और बात करेंगे अब इसकी कि ये हमारा जो टॉपिक है कि इसको हम मूल रूप से एक ही डायग्राम में कैसे समझ सकते हैं। तो हमारा पहला भाग हो गया थार का मरुस्थल वाला, फिर हो गया अरावली, उसके बाद पूर्वी मैदान पढ़ा हमने, फिर उसके बाद दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ा। तो इसमें जनसंख्या की बात करें तो मरुस्थल में 40% निवास करती है, अरावली प्रदेश में 10% और पूर्वी मैदान में 39%। ठीक है, और इसमें 11%। और बात करें यहाँ क्षेत्रफल 61.11 है, या 9% है, या 30% क्षेत्रफल में इतनी जनसंख्या निवास करी, 7% पर इतनी। अवशेष की बात है, टेथिस सागर का अवशेष है और टेथिस सागर का ही है। तो थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान किसके अवशेष माने जाते हैं? टेथिस सागर के। और अरावली क्या? अरावली
प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश ये किसके अवशेष माने जाते हैं? गोंडवाना लैंड के। किसके? गोंडवाना लैंड के। ये इसका समय दिया गया है प्री कैम्बियन काल, क्रिटेशियस काल, प्लेइस्टोसीन। और भारत में विशाल का मैदान आता है यहाँ प्रायद्वीपीय पठार, और विशाल का मैदान प्रायद्वीपीय पठार, यानी वो गोंडवाना लैंड ये 33 सागर है तो ये भी 33 सागर है। ठीक है, यस। मिट्टी की बात करें तो यहाँ बलुई मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर्वतीय पाई जाती है, जलोढ़ यहाँ काली। बात करें चट्टानों की तो थार के मरुस्थलों में परतदार चट्टानें देखने को मिलती हैं, यहाँ प्राथमिक है अर्थात आग्नेय चट्टानें मिलती हैं। यहाँ पर भी परतदार मिलती हैं, यहाँ पर भी आग्नेय मिलती हैं। ठीक है, और बात करें इसकी महत्वपूर्ण बिंदु की तो महाद्वीप और महासागर की प्रथम श्रेणी के उच्चावच माने जाते हैं। पर्वत पठार और सेकंड श्रेणी के उच्चावच हैं। और यहाँ वी आकार की घाटी और यू आकार की सर्कस तृतीय श्रेणी की उच्चावच भी पाए जाते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। लगभग हमारी इन क्लासों में आधी सी ज्योग्राफी हमारी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है।